सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो चलिए कंटिन्यू करते हैं किरण पब्लिकेशन से अपना इंडियन पॉलिटी। और आज का ये सेशन हमारा 8 है, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 to 30 डिस्कस करेंगे टाइप 3 के। राइट। सो ये थोड़ा सा अब यूनियन गवर्नमेंट यहाँ से स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 1, स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट इज एश्योर्ड इन। तो गवर्नमेंट की जो स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, ये कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में इसकी एश्योरिटी मिलती है हमें। ठीक है, तो हम यहाँ पे दो तरह की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को पता है हमें, तो हम इन दोनों के बारे में देखते हैं। एक है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और दूसरी है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये कहाँ पे फॉलो होती है? इंडिया में फॉलो होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और यूएसए में क्या फॉलो होता है? प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डिफरेंस क्या है हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ, लेकिन फिर भी जल्दी से बता देता हूँ कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो होता है उसमें आपका हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट सेम नहीं होता। ठीक है, हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट डिफरेंट होते हैं यहाँ पे। किसमें? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है? तो ये होता है प्रेसिडेंट। और उसके बाद हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होता है? तो ये होता है प्राइम मिनिस्टर। किसमें? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। लेकिन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आपका क्या होता है, जो कि यूएसए में फॉलो होता है, यहाँ पे आपका हेड ऑफ द स्टेट एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट दोनों सेम पर्सन होते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे सेम पर्सन है। ठीक है, और वो कौन होता है? वो होता है आपका प्रेसिडेंट। अब यहाँ पे स्टेबिलिटी कैसे मेंटेन रहती है और कैसे नहीं होती? तो आपकी जो स्टेबिलिटी मेंटेन होती है ना, वो आपकी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में इसकी एश्योरिटी मिलती है। कैसे मिलती है उसको समझो। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होगा कि अगर सपोज गवर्नमेंट, पहली बात तो 5 ईयर्स का उनका टेन्योर होता है। ठीक है, मतलब मिनिमम 5 ईयर्स के लिए तो वो रहेगी अगर एक बार इलेक्ट होकर आ गई तो। ठीक है, और उसमें भी क्या होता है कि ये फिक्स नहीं है 5 ईयर। अगर मान लो गवर्नमेंट के अगेंस्ट अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया तो क्या होगा कि पूरी की पूरी गवर्नमेंट खत्म हो जाएगी। ठीक है, पूरी कैबिनेट को रिजाइन करना पड़ेगा और फिर से नए रिलेक्शंस होंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है ना, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में स्टेबिलिटी नहीं है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर आ गया तो क्या होगा कि पूरी कैबिनेट को रिजाइन करना पड़ेगा और फिर से रिलेक्शन होंगे, यानी कि स्टेबिलिटी नहीं है यहाँ पे। लेकिन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, अगर वहाँ पे पहली बात तो ना, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे ये सब नो कॉन्फिडेंस मोशन और आपके सेंसर मोशन, ये सब मोशंस वहाँ पे नहीं लग सकते। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे ये दोनों डिफरेंट, ये क्या है, जो वहाँ पे क्या होता है बेसिकली, पहली बात तो सिर्फ दो ही पार्टी हैं। ठीक है, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। अब उसमें क्या होता है कि जिस भी पार्टी से कोई भी पर्सन जैसे इलेक्ट होके आया, तो जैसे कि अभी जो बिडेन अगर प्रेसिडेंट है, ठीक है, अब अगर मान लो अगर जो बिडेन के अगेंस्ट वहाँ पे मतलब नो कॉन्फिडेंस तो नहीं बोलेंगे उसको, अगर उसने कुछ भी ऐसा अनकॉन्स्टिट्यूशनल वहाँ पे किया, ठीक है, तो उसको हटाया जा सकता है। उसके लिए क्या होता है, डायरेक्ट प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट होता है वहाँ पे। ठीक है, प्रेसिडेंट का डायरेक्ट क्या होता है, इम्पीचमेंट होता है डायरेक्टली। उस केस में क्या होगा कि सिर्फ जो बिडेन है उसी को मतलब इम्पीच किया जाएगा, लेकिन जो गवर्नमेंट है, यानी जिस भी गवर्नमेंट ने वहाँ पे आके फॉर्म किया है गवर्नमेंट, वो वहाँ पे स्टेबल रहेगी, वो अपना काम करती रहेगी। ठीक है, लेकिन फिर से री इलेक्शन होंगे किसके लिए? सिर्फ प्रेसिडेंट के लिए। प्रेसिडेंट री इलेक्ट होकर आएगा, कोई दूसरा आएगा या फिर वही आएगा, तो प्रेसिडेंट उसके बाद री इलेक्ट होकर आएगा, लेकिन जो गवर्नमेंट है वो एज इट इज अपना काम करती रहेगी। क्योंकि यहाँ पे जो गवर्नमेंट है ना, वो क्या होता है कि ज़रूरी नहीं है कि जैसे अगर मान लो डेमोक्रेटिक पार्टी में से अगर इलेक्ट होकर आया कौन? प्रेसिडेंट, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ डेमोक्रेटिक पार्टी के ही मेंबर्स को कैबिनेट में शामिल कर सकते हैं। वहाँ पे वो जिसको उसको लगता है ना कि ये पर्सन एफिशिएंट है, स्किल है इसमें और ये काम कर सकता है, मिनिस्ट्री में आके ये काम कर सकता है, तो प्रेसिडेंट क्या करेगा, उस पर्सन को इलेक्ट कर सकता है, मतलब उस पर्सन को अपनी कैबिनेट में डाल सकता है। ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि वो पार्टी का मेंबर है या नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है हमारे यहाँ पे कि वो पार्टी का ही मेंबर होता है। जैसे अगर बीजेपी अभी रूल कर रही है तो बीजेपी के ही मेंबर्स क्या आएंगे, कैबिनेट के अंदर आएंगे। ठीक है ना, ये मेजर डिफरेंस होता है। तो इसलिए स्टेबिलिटी किसमें नहीं है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में स्टेबिलिटी नहीं है, लेकिन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है, आई होप ये पॉइंट काफी अच्छे से क्लियर हुआ होगा आपको। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, According to the Indian Constitution, the vacancy in the office of the President of India shall be filled within। ठीक है, तो ये प्रेसिडेंट की ऑफिस के से वैकेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। जितने भी प्रेसिडेंट से या इन सब चीज़ों से क्वेश्चन आएंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए। ठीक है, ये बेसिक क्वेश्चन होते हैं और इंपॉर्टेंट होते हैं। अब देखो, जब भी प्रेसिडेंट के ऑफिस में वैकेंसी कब कब क्रिएट होती है, या तो प्रेसिडेंट की डेथ हो गई, या फिर रिजाइन कर दिया, या फिर क्या हो गया, इम्पीचमेंट हो गया। ठीक है, ये 3 पॉइंट होते हैं।
कि या तो डेथ हो गई या फिर रिजाइन कर दिया या फिर इम्पीचमेंट होगी, ठीक है। टेन्योर खत्म हो गया तब तो उसके लिए फ्रेश इलेक्शंस पहले से हो जाएंगे, ठीक है, तो वो पॉइंट इसमें आता नहीं है। ये तीन मेजर चीजें होती हैं, मेजर कंडीशंस होती हैं जब प्रेसिडेंट के ऑफिस में क्या हो सकती है, वैकेंसी क्रिएट हो सकती है, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है कि विद इन 6 मंथ्स इलेक्शंस कराए जाने चाहिए, ठीक है, मतलब विद इन 6 मंथ्स इलेक्शन हो जाने चाहिए और 6 महीने से पहले पहले प्रेसिडेंट अपने ऑफिस में, नया प्रेसिडेंट जो भी है वो अपने ऑफिस में आ जाना चाहिए। और इन 6 पीरियड में क्या होता है, इन 6 मंथ्स के टाइम में क्या होता है कि जो वाइस प्रेसिडेंट है वो एक्ट करता है एज प्रेसिडेंट, ठीक है, क्लियर हुआ। तो यानी कि वाइस प्रेसिडेंट को ना एट मैक्स सिर्फ 6 महीने के लिए ये मिलता है, ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो प्रेसिडेंट के ऑफिस में जाके बैठ सकता है, ठीक है। तो जितने भी प्रेसिडेंट को जितने भी सैलरी वगैरह या फिर जितने ही पर्क्स वगैरह मिलते हैं वो सब कौन एंजॉय कर सकते हैं, वाइस प्रेसिडेंट एंजॉय कर सकते हैं फॉर द पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, ठीक है। लेकिन 6 मंथ्स के अंदर अंदर क्या करना पड़ेगा कि 6 मंथ्स के अंदर अंदर यहाँ पे वैकेंसी जो है वो फिल कर देनी चाहिए, किसकी, प्रेसिडेंट की, ठीक है। यानी कि फ्रेश इलेक्शंस होंगे और जो भी नया प्रेसिडेंट आएगा वो 6 मंथ्स के अंदर अंदर आ जाना चाहिए अपने ऑफिस में, क्लियर हुआ। तो वाइस प्रेसिडेंट सिर्फ 6 महीने के लिए ही रह सकता है प्रेसिडेंट। और ये आर्टिकल भी कौन सा अपना, तो आर्टिकल भी पता रखना है हमें। आर्टिकल 62 के अंदर ये बात कही गई है, किसके बारे में, वैकेंसी ऑफ द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, ये हमारे पास है आर्टिकल 62 के अंदर, क्लियर हुआ इतना बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। इन इंडियन रिपब्लिक द रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी रेस्ट विथ, ठीक है, तो इंडिया की बात चल रही है, तो यहाँ पे रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी काफी इंपॉर्टेंट है ये। अब देखो इंडिया के केस में क्या होता है कि अपने पास इंडिया में कौन सी मेजर अपनी 3 बॉडीज हैं जो कि फंक्शन करती हैं। सबसे पहले कौन है, लेजिस्लेचर, उसके बाद अपना एग्जीक्यूटिव, और थर्ड कौन आता है, जुडिशरी, ठीक है। इंडिया के केस में क्या है, ये तीनों ही एक दूसरे पे क्या है, डिपेंडेंट है, ठीक है। जैसे कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव टोटली डिपेंडेंट है, लेकिन जुडिशरी क्या है, जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, ठीक है। जुडिशरी डिपेंडेंट नहीं है इन दोनों पे, लेकिन लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव ये दोनों डिपेंडेंट है एक दूसरे पे, किसके केस में, इंडिया के केस में, ठीक है। अब देखो ये हुआ। अब इसमें क्या होता है कि जो भी एग्जीक्यूटिव की पावर है, एग्जीक्यूटिव कौन होता है, एग्जीक्यूटिव बॉडी कौन सी है, यानी जो भी लेजिस्लेचर, मतलब जो भी लेजिस्लेशन लेजिस्लेचर ने बनाया है उसको एग्जीक्यूट करने का काम किसके पास है, एग्जीक्यूटिव के पास, ठीक है। एग्जीक्यूटिव मतलब वो एग्जीक्यूट करने का काम है उसके पास, क्लियर हुआ ये। अब इसमें कौन आते हैं, आपके जितने भी मिनिस्टर्स हैं और जितने भी आपका पूरा ये जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, ऑफिशियल्स हैं, ठीक है, ऑफिसर्स हैं, ये सब किसके अंदर आते हैं, आपके एग्जीक्यूटिव के अंदर, एग्जीक्यूटिव ब्रांच के अंदर आते हैं, क्लियर हुआ। अब इसमें रियल एग्जीक्यूटिव की अथॉरिटी किसके पास है, तो वो होती है हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास, जो कि हेडेड बाय होता है किसका, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, ठीक है। यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। तो ये एक्सरसाइज करते हैं अपने इंडिया में रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, यानी एग्जीक्यूट करने वाली जो अथॉरिटी है वो किसके पास है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट जो है ये नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है, ठीक है, यानी कि क्या है, ये नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है। नॉमिनल एग्जीक्यूटिव कैसे है, क्योंकि कोई भी बिल अगर जैसे कोई भी जैसे बिल लेके आए, कौन, लेजिस्लेशन ने कोई भी बिल अगर लेके आए तो वो एक्ट कब बनता है, वो एक्ट तभी बनता है जब उसके पास प्रेसिडेंट के, जब उस पर सिग्नेचर होते हैं, ठीक है। तो यानी कि प्रेसिडेंट का भी जो पार्ट है वो इंपॉर्टेंट है किसके अंदर, एग्जीक्यूटिव के अंदर। तो प्रेसिडेंट को इसलिए क्या बनाया गया है, वो सिर्फ नॉमिनल हेड है, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है, क्लियर है। लेकिन जो अपना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एज वेल एज प्राइम मिनिस्टर, ये क्या, ये कौन है, ये रियल एग्जीक्यूटिव है, क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज ऑल्सो नोन एज, तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को जो है इसको क्या बोला जाता है, इसको रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बोला जाता है। अभी जैसे हमने डिस्कस किया था कि ये किसको रिस्पॉन्सिबल होती है, जैसे जो एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव हमारे मिनिस्टर्स और अपने जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं वो सब आ गए, ठीक है, मिनिस्टर्स प्लस ब्यूरोक्रेट्स, ठीक है, ये सब किसके अंदर आ गए, अपने एग्जीक्यूटिव के अंदर। तो ये रिस्पॉन्सिबल किसको होते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपने लेजिस्लेचर को, क्योंकि भाई अब हुआ क्या कि इन्हीं मिनिस्टर्स में से कुछ लोगों ने क्या बनाया, इस लेजिस्लेशन को, कोई भी अगर लेजिस्लेशन आया, कोई भी बिल आया तो वो किसने बनाया, इन्हीं लोगों ने बनाया, ठीक है। अब वो कुछ काम करने के लिए बनाया, तो इसलिए ये लोग खुद ही रिस्पॉन्सिबल हैं कि जो हमने बिल बनाया, जो हमने लाइक प्रोमिस किए हैं,
काम करने के लिए, वो हमें करने हैं। तो ये लोग क्या है, रिस्पॉन्सिबल है एक दूसरे को लिए। कोई लेजिस्लेचर जो भी बिल वगैरह है वो इनको एग्जीक्यूट अप करना है, ठीक है ना, तो उसकी अथॉरिटी इनके पास है, और अकाउंटेबल भी यही लोग हैं उसके उस चीज़ के लिए, ठीक है। तो इसलिए एक दूसरे पे क्या है, डिपेंडेंट है, और एक दूसरे को क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। तो इसलिए जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो इंडिया में फॉलो होती है, वो कौन सी है, वो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होती है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 5, द मिनिमम एज ऑफ द मेंबर ऑफ राज्यसभा इज। तो याद रखना इस पॉइंट को कि राज्यसभा के लिए जो मिनिमम एज रिक्वायरमेंट है वो कितनी है, वो है 30 ईयर्स, ठीक है। लेकिन लोकसभा के लिए कितनी है, लोकसभा के लिए है अपने पास 25 ईयर्स, ठीक है। तो दोनों पॉइंट याद रखना है। राज्यसभा के लिए मिनिमम एज कितने चाहिए, आपको 30 ईयर्स चाहिए राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए, और लोकसभा के लिए जो मिनिमम एज रिक्वायरमेंट है वो दैट इज 25 ईयर्स। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, हु अमंग द फॉलोइंग आर नॉट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इन सब में से कौन है जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जिन्हें अपॉइंट नहीं करते हैं, ठीक है। तो गवर्नर्स ऑफ स्टेट है, इनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। उसके बाद ये चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है, इसको जो है, ये जो हाई कोर्ट वाले अब आ गए, ठीक है, देखो सुप्रीम कोर्ट वाले जो है इनको गवर्नर अपॉइंट करेगा। वाइस प्रेसिडेंट को है जो है, इसको वाइस प्रेसिडेंट को भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। लेकिन जो हाई कोर्ट है, अब हाई कोर्ट किससे रिलेटेड है, हाई कोर्ट स्टेट्स के हाई कोर्ट होते हैं ना ये, तो ये स्टेट से रिलेटेड है, ये यूनियन से रिलेटेड नहीं है ना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट से या फिर यूनियन से रिलेटेड नहीं है, ये स्टेट से रिलेटेड है। तो जितनी भी चीजें स्टेट की कंसर्न की होंगी वो सब किसके हाथ में आएंगी, मतलब जैसे अगर सेंटर में प्रेसिडेंट संभाल रहा है ना, तो स्टेट में उन्हीं चीजों को कौन संभालेगा, गवर्नर संभालेगा, ठीक है। तो ये जो इनका अपॉइंटमेंट होता है चीफ जस्टिस या फिर जजेस ऑफ हाई कोर्ट, तो ये अपॉइंटमेंट कौन करता है, ये अपॉइंट गवर्नर करता है। अब एक चीज और समझो, यहाँ तक कि जो आपके ये ग्रुप ए के सर्विस होते हैं, यानी जो आपके आईएएस ऑफिसर्स और आपके आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं, इनका जो अपॉइंटमेंट लेटर आता है, ठीक है, उस पर भी साइन किसके होते हैं, यानी जो अपॉइंटमेंट आता है ना, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ से अपॉइंटमेंट आता है उन लोगों को, ठीक है। ये जितने भी हायर ऑफिशियल्स होते हैं आपके, इनके पास जो अपॉइंटमेंट लेटर जाता है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जाता है, किसी गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से नहीं जाता, ठीक है। जैसे कि आप अगर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की बात करें, तो इसमें जो अपॉइंटमेंट लेटर जाता है वो कहाँ से जाता है, वो डिपार्टमेंट से जाता है आपके, ठीक है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट से आपके पास अपॉइंटमेंट जाता है। लेकिन जो ये आपके सिविल सर्वेंट्स होते हैं, इनके लिए जो अपॉइंटमेंट लेटर जाता है वो कहाँ से जाता है, वो आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से अपॉइंटमेंट लेटर जाता है, और साइन किसके होते हैं, उस पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के साइन होते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस है, और ठीक है, ये क्लियर हुआ पॉइंट कि आपके जो चीफ जस्टिस एंड जजेस ऑफ हाई कोर्ट है, इसको कौन करता है अपॉइंट, तो ये गवर्नर अपॉइंट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द पीरियड विद इन विच अ प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी मेड बाय प्रेसिडेंट इज टू बी प्लेस्ड बिफोर ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट फॉर अप्रूवल। अब देखो, ये जो नेशनल इमरजेंसी अगर लगानी है कभी, ठीक है, तो ये इसका प्रोक्लेमेशन, यानी कि इसके लिए फर्स्ट टाइम जो प्रोक्लेम करेगा वो कौन करेगा, प्रेसिडेंट की तरफ से ही आता है। नेशनल इमरजेंसी अगर लगानी है कोई भी, तो वो प्रेसिडेंट की तरफ से ये प्रोक्लेम किया जाता है। तो उसको क्या होता है, लेकिन वो दोनों हाउसेज में पास होना जरूरी है, ठीक है। तो दोनों हाउसेज में, वो दोनों हाउसेज के सामने वो जाए, तो उसके लिए टाइम पीरियड कितना होता है, 1 महीने का टाइम पीरियड दिया जाता है, ठीक है, कि दोनों हाउसेज में जाए और दोनों हाउसेज में वो पास होके आए, ठीक है। तो ये टाइम पीरियड जो होता है 1 मंथ का होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a money bill passed by Lok Sabha is deemed to have been passed by Rajya Sabha also when no action is taken by the upper house within। अब इस क्वेश्चन को समझो, होता क्या है, मनी बिल के केस में जब भी मनी बिल लोकसभा में क्या किया जाता है, पास किया जाता है, ठीक है। यानी लोकसभा से निकल के लोकसभा में जब मनी बिल पास हो गया, पहली बात तो मनी बिल सिर्फ कौन सा हाउस लेके आ सकता है, तो मनी बिल जो इंट्रोड्यूस कर सकता है वो सिर्फ लोकसभा ही कर सकती है, ठीक है। तो लोकसभा ने जब मनी बिल इंट्रोड्यूस किया और लोकसभा ने जब मनी बिल पास किया, उसके बाद वो कंसिडरेशन के लिए जाता है किसके पास, राज्यसभा के पास। तो मनी बिल के केस में क्या होता है ना, कि राज्यसभा उसमें कोई भी अमेंडमेंट नहीं कर सकती, वो अपने सजेशन दे सकती है, लेकिन कोई भी अमेंडमेंट राज्यसभा कर नहीं सकती उसके अंदर। और इस बिल को राज्यसभा क्या कर सकती है, मतलब जैसे होता है ना कि अमेंडमेंट कर दिया, फिर मतलब बिल्कुल उसको पास नहीं किया, तो पास ना होने वाले भी यहाँ पे क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है। मतलब पास होगा ही होगा, मनी बिल अगर आया है एक बार तो पास वो होगा ही होगा दोनों हाउसेज में। लोकसभा में तो इजीली पास होगा ही होगा, राज्यसभा में भी वो पास हो जाएगा। अगर मान लो वो वहाँ पे मेंबर वोट नहीं दे रहे उसके फेवर में, तब भी क्या होगा, 14 दिन के बाद वो एज क्या मान लिया जाता है, पास मान लिया जाता है राज्यसभा से भी, ठीक है। अगर मान लो राज्यसभा ने 14 दिन तक उस पर कोई एक्शन नहीं लिया, ठीक है ना, मतलब उसके अगेंस्ट या फेवर में वोट नहीं किया,
तो क्या होता है 14 दिन के बाद वो पास मान लिया जाता है, कहाँ से, राज्यसभा से भी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का मीनिंग था। तो 14 डेज इसका आंसर होगा कि जब भी मनी बिल लोकसभा ने पास कर दी और वो राज्यसभा के पास गया है कंसिडरेशन के लिए, तो उसके बाद अगर वो 14 दिन तक कोई एक्शन उस पर नहीं लिया जाएगा तो उस राज्यसभा में क्या होता है, मनी बिल को एज पास कंसिडर कर लिया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम इंटरवल बिटवीन 2 सेशंस ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। तो इसमें समझो पार्लियामेंट के कितने सेशंस होते हैं, तो 3 सेशंस होते हैं पार्लियामेंट के। कौन कौन से, सबसे पहला आता है आपका बजट सेशन, ठीक है, बजट सेशन, और ये आपका कब से कब तक चलता है, तो ये फरवरी से मई तक चलता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका मॉनसून सेशन, मॉनसून सेशन, और ये आपका चलता है मई हो गया, मई के बाद जून में इनका छुट्टी रहेगी, उसके बाद जुलाई से लेकर सितंबर तक ये लोग काम करेंगे, ठीक है। जुलाई से सितंबर तक आपका चलता है मॉनसून सेशन। थर्ड आता है आपका कौन सा, विंटर सेशन। अब क्या होगा, सितंबर में इन्होंने काम किया तो अक्टूबर में इनकी छुट्टी होगी, नेक्स्ट नवंबर से आपका दिसंबर तक आता है कौन सा, विंटर सेशन। क्लियर हुआ। तो जो मैक्सिमम परमिसेबल इनका गैप दिया हुआ ना इनको, कि मतलब जैसे ये 2 सेशन हो रहे हैं, ठीक है, तो इसमें मैक्सिमम गैप अगर हो, मतलब किसी भी कारण की वजह से अगर गैप हो रहा है तो मैक्सिमम गैप कितना हो सकता है, 6 मंथ्स का गैप हो सकता है, उससे ज़्यादा का गैप इनके लिए परमिसेबल नहीं है, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, द मैक्सिमम परमिसेबल गैप बिटवीन 2 सेशंस ऑफ पार्लियामेंट इज, ठीक है, क्वेश्चन अगेन रिपीट हुआ है वो, तो ये 6 मंथ्स का होता है, ठीक है। तो 6 मंथ्स का मैक्सिमम परमिसेबल गैप होना चाहिए, मतलब मैक्सिमम परमिसेबल गैप जो है वो कितना है, 6 मंथ्स का ही है सिर्फ, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11, हु अमंग द फॉलोइंग डिसाइड्स इफ अ पर्टिकुलर बिल इज अ मनी बिल और नॉट, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो मनी बिल है या नहीं है, ठीक है, जैसे कोई भी अगर बिल लेके आया गया लोकसभा में तो उसको डिसाइड करना कि ये मनी बिल है या फिर ऑर्डिनरी बिल है, या फिर फाइनेंशियल बिल है, ठीक है। 3 तरह के बिल होते हैं, मनी बिल, ऑर्डिनरी बिल या फिर फाइनेंशियल बिल। तो ये डिसाइड कौन करता है कि ये कौन से टाइप का बिल है या फिर मनी बिल है, ये कौन बताता है, तो ये स्पीकर ऑफ द लोकसभा बताता है। और अगर एक बार स्पीकर ऑफ द लोकसभा ने ये कह दिया कि ये मनी बिल है तो फिर वो मनी बिल ही कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। उसके लिए कोई मतलब बहस या कोई उस टाइप की चीज़ नहीं कर सकता, ठीक है, मना नहीं कर सकता उसको, कोई डिनाई नहीं कर सकता उस फैक्ट को, ठीक है। अगर एक बार स्पीकर ने बोल दिया कि ये मनी बिल है तो इसका मतलब वो मनी बिल है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंडिंग कमिटीज ऑफ पार्लियामेंट हैज नो एमपी फ्रॉम राज्यसभा, ठीक है। तो ऐसी कौन सी कमेटी है, जैसे पार्लियामेंट की काफ़ी सारी कमिटीज़ होती हैं, तो इसमें से ऐसी कौन सी कमेटी है जिसमें कि कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं होता, कहाँ से, राज्यसभा से, तो वो होती है आपकी एस्टीमेट्स कमेटी, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को याद कर रख सकते हैं कि एस्टीमेट्स कमेटी में क्या होता है, कोई भी आपका मेंबर नहीं होता, कहाँ से, राज्यसभा से। क्लियर है। ये काफ़ी सारी कमिटीज़ होती हैं, इसमें भी हम डिटेल में नहीं जाएंगे, एक सेशन में मेरे को लेके ही आना पड़ेगा, क्योंकि कमिटी से ना अभी लास्ट ईयर क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी से एक क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो ये इसलिए ये क्वेश्चन क्या है, मतलब कमेटी से इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसको हम इस सेशन में डिस्कस नहीं करेंगे। इसके लिए एक अलग से सेशन लाना पड़ेगा, एक छोटा सा सेशन, जिसमें हम सारी कमिटीज जितने भी हैं उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस कर लेंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, हाउ आर लेजिस्लेटिव एक्सरसाइज ऑफ पार्लियामेंट एंड असेंबलीज, ठीक है, चेक। तो इसमें क्या बात कर रहा है कि जो लेजिस्लेटिव यानी जो लेजिस्लेचर बनाया, जो लॉ बनाया, ठीक है, उसके जो एक्सेसेस है, यानी कि उसको चेक करना, बेसिकली उसको चेक करना पार्लियामेंट का और असेंबलीज का, यानी कि ये पार्लियामेंट में कौन आ गया आपका, लोकसभा एंड राज्यसभा, प्लस आपका जो स्टेट की असेंबलीज होती हैं, जैसे यहाँ पे लोकसभा है ना, तो लोकसभा तो क्या हो गया, यूनियन के लिए हो गया, लेकिन स्टेट के लिए क्या होती है, स्टेट के लिए लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं, ठीक है। तो यानी कि पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली ने कोई भी अगर लेजिस्लेचर बनाया है, कोई भी लॉ बनाया है, तो उसको चेक करने के लिए क्या अपने पास चीज़ है, तो वो है अपने पास जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। यानी कि कोई भी चीज़ जो है, जो भी लॉ बनता है पार्लियामेंट में या फिर असेंबलीज में, वो किसके अंदर आता है, जुडिशियल रिव्यू के अंदर आता है, ठीक है। यानी कि कोई भी लॉ अगर बना है तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है, सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो उस पर क्या कर सकती है, जुडिशियल रिव्यू कर सकती है, ठीक है, कि ये जो लॉ बना है ये सही है या नहीं है, मतलब लोगों के फायदे के लिए, नुकसान के लिए है, ये किसी फंडामेंटल राइट के डेरोगेटरी तो नहीं है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें चेक करने का काम किसके पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है। और सुप्रीम कोर्ट को अगर कुछ भी लगता है तो उसके लिए फिर क्या हो सकता है, उस लॉ पे, पर्टिकुलर लॉ पे जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, ठीक है। और फिर उसमें अगर कुछ अमेंडमेंट्स करने हैं तो वो किए जाएंगे, या फिर उस लॉ को पूरी तरीके से क्या कर दिया जाएगा, डिसमिस कर दिया जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14,
नो मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा विदाउट द प्रायर अप्रूवल ऑफ, ठीक है, अगेन मनी बिल से क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो मनी बिल जब भी इंट्रोड्यूस किया जाता है, जैसे आपका कोई भी अगर ऑर्डिनरी बिल है, ठीक है, मान लो आपका ऑर्डिनरी बिल है, तो उसमें क्या, उस केस में क्या होता है कि वो डायरेक्टली पहले कहाँ पे आता है, आपका लोकसभा में, वो लोकसभा या फिर राज्यसभा किसी में भी आ सकता है, पहली बात तो ये है। लेकिन अगर वो मान लो सपोज करो कि वो लोकसभा के अंदर आया, ठीक है, तो लोकसभा का कोई भी जैसे एमपी है, मतलब गवर्नमेंट और प्राइवेट मेंबर कोई भी इसमें कर सकता है, बिल को प्रेजेंट कर सकता है। अब गवर्नमेंट और प्राइवेट मेंबर, ठीक है, डिस्कस कर रहे थे फटाफट से। गवर्नमेंट मेंबर कौन सा होता है, जो कि फॉर्म, जो भी अभी जो जैसे मेजॉरिटी में जो भी गवर्नमेंट है उसका अगर कोई मेंबर बिल को प्रेजेंट कर रहा है तो वो किसके अंदर आएगा, गवर्नमेंट बिल के अंदर आएगा। लेकिन अगर कोई सपोज ऑपोजिशन से कोई बिल को प्रेजेंट कर रहा है तो फिर वो आएगा प्राइवेट मेंबर के अंदर, ठीक है, क्लियर हो गया फटाफट से। अब देखो जब भी कोई बिल लेके आया जाता है ना, तो उसमें क्या होता है कि पहले वो लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ सपोज, ठीक है, पहले दोनों हाउसों में किसी में भी हो सकता है, लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि पहले वो लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक है, उसके बाद वो कंसिडरेशन के लिए जाता है राज्यसभा में, ठीक है, अगर वहां से ही पास हो गया तो उसके बाद वो फाइनली प्रेसिडेंट के पास जाता है, प्रेसिडेंट के असेंट के लिए, क्लियर हुआ। लेकिन मनी बिल के केस में थोड़ा उल्टा होता है। मनी बिल में क्या होता है कि पहले वो प्रेसिडेंट के पास जाता है, मतलब पहले वो प्रेसिडेंट के पास से किसके पास जाता है, लोकसभा में जाता है, ठीक है, लोकसभा के बाद फिर वो राज्यसभा में जाता है, और राज्यसभा के बाद फिर वो दोबारा प्रेसिडेंट के पास जाता है सिर्फ साइन होने के लिए, ठीक है, समझ आया। यानी मनी बिल को जो लेके आता है वो सबसे पहले प्रेसिडेंट इसको रिकमेंड करता है, ठीक है, प्रेसिडेंट के पास से फिर वो, मतलब प्रेसिडेंट का पहले अप्रूवल लेना पड़ता है। मनी बिल को जब भी प्रेजेंट किया जाएगा लोकसभा में तो उसमें प्रेसिडेंट का सबसे पहले अप्रूवल लिया जाता है, ठीक है, उसके बाद वो लोकसभा में प्रेजेंट किया जाता है जस्ट, और लोकसभा में प्रेजेंट होने के बाद, पास होने के बाद वो जाता है राज्यसभा में। लेकिन राज्यसभा इसको क्या कर सकता है, सिर्फ अपने जो सजेशंस हैं वो ही दे सकता है, इसको अमेंड नहीं कर सकता, और इसमें क्या है जो इसको खत्म नहीं कर सकता, बेसिकली उसको अप्रूवल देना ही पड़ेगा। अगर अप्रूवल नहीं देगा तो 14 दिन के बाद वो वैसे ही उसमें अप्रूवल मान लिया जाएगा, ठीक है। तो ये होता है विदाउट द प्रायर अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो प्रेसिडेंट के अप्रूवल पहले लिए जाने होते हैं जब भी मनी बिल प्रेजेंट किया जाना होता है सेशन में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, राज्यसभा enjoys more powers than the लोकसभा in the case of, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझना कि राज्यसभा के पास ज्यादा पावर होती है एज कंपेयर टू लोकसभा, किसके केस में, तो ये आपका आता है, एक तो ये सेटिंग अप ऑफ न्यू ऑल इंडिया सर्विस, ठीक है, और एक आप आता है वो इस ऑप्शन में नहीं दे रखा होगा ऑब्वियसली, ठीक है, ये सब नहीं है, अमेंडमेंट वगैरह ये सब चीजें नहीं है। एक तो है सेटिंग अप ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज, ठीक है, ये आपका कौन सा आर्टिकल है, तो ये आर्टिकल 312, इसको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। और एक आता है आपका आर्टिकल नंबर 249, ठीक है। आर्टिकल 249 में क्या दे रखा है, इसमें समझो इसको, हमारे जो शेड्यूल है, ठीक है, शेड्यूल 7 में हमारे 3 हमारे क्या दे रखे हैं, लिस्ट दे रखी है, ठीक है, कौन सी लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और आपकी कॉन्करेंट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। अब होता क्या है कि जो अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो यूनियन गवर्नमेंट है, वो किस लिस्ट पे लॉज बना सकती है, एक तो यूनियन लिस्ट पे बना सकती है और दूसरा कॉन्करेंट लिस्ट पे बना सकती है, ठीक है। इन दोनों लिस्ट पे जो है वो अपना पार्लियामेंट लॉज बहुत इजीली बना सकता है, ठीक है। लेकिन जो स्टेट लिस्ट है, स्टेट लिस्ट पे अगर कोई भी लॉ बनाना है तो पार्लियामेंट के पास, उसके पास जो अपना लोकसभा है, जो लोअर हाउस है, उसके पास इसके लिए पावर नहीं है स्टेट लिस्ट पे बनाने, क्योंकि स्टेट जो है वो कंसर्न किसका है, वो अपने मतलब डिफरेंट स्टेट्स का है। तो स्टेट्स को रिप्रेजेंट कौन करता है, स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है राज्यसभा, ठीक है। राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, वो स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, वो काउंसिल ऑफ स्टेट्स होता है, ठीक है। अब देखो तो आर्टिकल जो 249 है ना, वो क्या कहता है, आर्टिकल 249 ये कहता है कि अगर स्टेट लिस्ट में कोई भी चेंजेस कर रहे हैं, ठीक है, यानी जो यूनियन गवर्नमेंट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो पार्लियामेंट में लोअर हाउस है, अगर उसको कोई भी लॉ बनाना है, ठीक है, स्टेट लिस्ट के ऊपर, तो वो क्या कर सकता है कि राज्यसभा उसके लिए सबसे पहले वो लेके आएगा, मतलब राज्यसभा में वो सबसे पहले बिल इंट्रोड्यूस किया जाएगा उसके लिए, ठीक है। फर्दर फिर वो जाएगा लोकसभा के पास, फिर मतलब लोकसभा ऑथराइज होगी स्टेट लिस्ट पे कुछ कहने के लिए, स्टेट लिस्ट पे कोई लॉ बनाने के लिए, ठीक है। अदरवाइज लोकसभा के पास ये अथॉरिटी नहीं है कि वो स्टेट लिस्ट पे कोई लॉ बना सके। वो किस पे बना सकते हैं, यूनियन लिस्ट पे और अपनी कॉन्करेंट लिस्ट पे, ठीक है, समझ आया। अब इसमें यूनियन लिस्ट में जो होते हैं वो टॉपिक्स कौन कौन से होते हैं, जो कि सेंट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से कंसर्न है, जो कि पूरे इंडिया के लिए, इंडिया एज अ होल के लिए कंसर्न है, ठीक है। और कॉन्करेंट में आते हैं जो भी मतलब एक्स्ट्रा चीजें बच जाती हैं, और या फिर जो दोनों में कॉमन होती हैं।
जो कॉमन वाली चीज़ें होती हैं जैसे एजुकेशन आ गया, वो किसके अंदर आएगा, कॉन्करेंट के अंदर आता है, ठीक है। तो जो भी कॉमन आ गया, जैसे एजुकेशन हो गया, आपका हेल्थ सेक्टर हो गया, तो ये सब क्या है, ये कॉन्करेंट के अंदर आते हैं। ये यूनियन के लिए भी इंपॉर्टेंट है और स्टेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन बाकी जैसे अब और भी चीज़ें हैं जैसे एजुकेशन हो गया, और या फिर जो जैसे जो छोटी मोटी पॉलिसीज होती हैं वो सब किसके अंदर आती हैं, स्टेट के अंदर आएंगी वो, ठीक है, जो स्टेट के कंसर्न के लिए हैं सिर्फ, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हुई। अब जैसे यहाँ पे डिफेंस आ गया, आपका फॉरेन अफेयर्स आ गया, ठीक है, ये सब चीज़ें कहाँ पे आएंगी आपकी, ये सब चीज़ें आएंगी यूनियन लिस्ट में। क्लियर हुआ। तो ये चीज़ समझ आई। एक तो ये हो गया सेटिंग अप ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज, एक तो इसके लिए होता है। ऑल इंडिया सर्विस जब भी नई कोई अगर नई, जैसे अभी हमारे पास कितनी है, लगभग 24 अपने पास ऑल इंडिया सर्विसेज हैं। तो लेकिन जब अगर इसमें कुछ भी अगर नई ऐड करनी है, ठीक है, नई ऐड अगर कुछ भी करनी है, तो उसके लिए क्या हो सकता है, वो स्टेट लिस्ट का वो उसके लिए क्या किया जाएगा, उसके लिए आपको राज्यसभा ज़्यादा पावरफुल है। तो उसमें अगेन वही होगा कि राज्यसभा में पहले वो मोशन लेके आया जाएगा, को बिल इंट्रोड्यूस किया जाएगा, उसके बाद वो कहाँ पे जाएगा, लोकसभा में जाएगा, और वहाँ से पास होकर फिर फर्दर वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से वो लॉ अगर बनाना है उनको तो वो काम कर सकते हैं। और दूसरा है, मतलब एक तो ऑल इंडिया सर्विस है, और दूसरा इसमें जो पॉइंट है वो है स्टेट लिस्ट का, ठीक है। अगर कोई भी स्टेट लिस्ट का कोई पॉइंट है, अगर उस पर कोई लॉ बनाना है तो उसके लिए भी सेम प्रोसीजर है। और ये आर्टिकल कौन सा, इसमें आर्टिकल नंबर 249 है स्टेट लिस्ट के लिए, और 312 है वो किसके लिए, वो अपना ऑल इंडिया सर्विस के लिए, ठीक है। तो ये जो दोनों आर्टिकल हैं ये एम्पावर करते हैं, ये ज़्यादा पावर देते हैं किसको, राज्यसभा को, ठीक है। राज्यसभा को ज़्यादा पावर मिली है लोकसभा से, कौन से दो आर्टिकल में, तो एक तो 312 है, आर्टिकल 312 जिसमें ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए बात करी गई है, और दूसरा आर्टिकल 249, ठीक है, जिसमें स्टेट लिस्ट की बात करी गई है। क्लियर हुआ अच्छे से, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना और नोट्स भी बनाना पॉसिबल हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, हु इज कॉम्पिटेंट टू डिसॉल्व द राज्यसभा, ठीक है। तो ये कोई भी कॉम्पिटेंट नहीं है, क्योंकि राज्यसभा इज नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन, राज्यसभा कभी भी डिसॉल्व नहीं हो सकती, ठीक है। ये परमानेंट चैम्बर है किसका, आपका इंडियन पार्लियामेंट का, ठीक है। लोकसभा डिसॉल्व हो सकती है लेकिन राज्यसभा कभी डिसॉल्व नहीं हो सकती, तो आंसर हो जाएगा इसका नन ऑफ दीज। क्लियर। नेक्स्ट 17, पॉइंट आउट विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज नॉट अ राइट enumerated in the Constitution of India but has been articulated by the Supreme Court to be a fundamental right, ठीक है। इसमें से कौन सी आपकी फंडामेंटल राइट है जो कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन ने तो आपको नहीं दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको दिया हुआ है एज फंडामेंटल राइट। तो ये आपकी अभी रिसेंटली आपकी ऐड हुई थी, आपकी कौन सी, राइट टू प्राइवेसी, ये आपके आर्टिकल 21 में है, ठीक है। ये रिसेंटली ऐड करी गई थी, राइट टू प्राइवेसी आपका ये आर्टिकल 21 के अंदर है। 21 कौन सा आपका, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो पर्सनल लिबर्टी के अंदर आता है ये कौन सा पॉइंट, राइट टू प्राइवेसी, ठीक है। आपको अपनी प्राइवेसी, मतलब आपकी जो प्राइवेसी है वो ब्रीच नहीं हो सकती, वो किसके अंदर आता है आपका, तो ये आपकी एक फंडामेंटल राइट है, ठीक है। क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंडिंग कमिटीज ऑफ पार्लियामेंट हैज नो एमपी फ्रॉम राज्यसभा, ठीक है। अगेन ये क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस ही किया, तो ये इसका आंसर क्या है, एस्टीमेट्स कमिटी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 19, फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज अडॉप्टेड द कंसेप्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो डीपीएस हमने कहां से अडॉप्ट किए, आयरलैंड से अडॉप्ट किए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, द रेसिडुअरी पावर्स नॉट मेंशन्ड इन द यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर वेस्टेड इन। अब इस क्वेश्चन को भी समझो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अभी हमने डिस्कस किया कि जो 7th शेड्यूल में जो भी 3 लिस्ट दे रखी हैं, ठीक है ना, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है, इनके ऊपर कौन कौन लेजिस्लेशन बना सकता है ये हमने डिस्कस किया अभी, है ना। अब इसमें क्या होता है, कुछ आपका जो 4th पॉइंट आता है कि मतलब जो कुछ ऐसे टॉपिक्स बच गए हैं जो मतलब इन तीनों में नहीं है, ठीक है। मतलब जो ऐसे टॉपिक्स भी अगर कुछ बच जाते हैं जो इन तीनों लिस्ट में ही नहीं दे रखे, और अगर उस पर भी फ्यूचर में कोई बिल या फिर कोई लॉ बनाना पड़ जाता है, तो उसके पास जो उसके लिए, इसी को हम बोलते हैं रेजिडुअरी पावर। रेजिडुअरी पावर यानी कि ऐसी पावर जिसके बारे में किसमें इन तीनों लिस्ट में डिफाइन नहीं किया हुआ, ठीक है। किसी ऐसी सब्जेक्ट पे, किसी ऐसे टॉपिक पे अगर हमें लॉ बनाना पड़ जाता है इन फ्यूचर जो कि इन तीनों लिस्ट में मेंशन नहीं है, तो उसकी पावर, उसके बनाने के लिए पावर किसके पास है, तो वो पावर है अपने किसके पास, अपना ये बोथ राज्यसभा एंड लोकसभा, यानी कि पार्लियामेंट के पास उसके लिए पावर है, ठीक है। तो ये जो रेजिडुअरी पावर है ये वेस्टेड इन, ये किसके अंदर वेस्टेड है, तो ये आपके पास है, ये पार्लियामेंट के अंदर वेस्टेड है। यानी कि पावर, पार्लियामेंट एम्पावर्ड है किसके लिए, कोई भी अगर बिल या फिर कोई भी अगर लॉ लेजिस्लेशन कुछ बनाना है, किसके लिए, जो भी रिमेनिंग आपके जो सब्जेक्ट्स हैं जो इन तीनों लिस्ट में कवर नहीं किए गए, ठीक है। तो जो भी इसके अलावा अगर कोई सब्जेक्ट आता है तो उसके लिए अगर कुछ भी लॉ बनाना है तो पार्लियामेंट के पास ये अथॉरिटी है कि वो इन लॉज को बना सकती है। क्लियर है, बोथ राज्यसभा एंड लोकसभा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21,
व्हाट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से समझना है इसको। अभी हम यहाँ पे दोनों का डिस्कस कर लेंगे, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। तो सबसे पहले हम प्रेसिडेंट को ही डिस्कस करते हैं, ठीक है, इससे समझ आ जाएगा आपको वाइस प्रेसिडेंट भी। तो प्रेसिडेंट का जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है, यानी कि जो इलेक्शन जब होते हैं प्रेसिडेंट के, तो उसमें कौन मतलब कौन उसमें वोट देता है, ठीक है, ये बेसिकली इसका मतलब है इलेक्टोरल कॉलेज का, ठीक है, यानी कि कौन लोग उसमें वोट दे सकते हैं। तो इसमें समझो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ, सबसे पहले आता है इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हो गया। उसके बाद आपका आता है इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट, आपकी जो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं, ठीक है, स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ये हो गया। एंड लास्ट आपका पॉइंट आता है इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ आपकी लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ जी आपकी यूटी, ठीक है, यूटी कौन सी? सिर्फ दिल्ली और पुडुचेरी, ठीक है, दिल्ली पुडुचेरी। एंड आपका अब इसमें जम्मू कश्मीर भी ऐड हो गया, ठीक है, पहले सिर्फ दिल्ली पुडुचेरी था, अब इसमें जम्मू कश्मीर भी ऐड हो गया, क्योंकि जम्मू कश्मीर की भी एक अच्छी खासी पॉपुलेशन है, ठीक है। अब देखो इसको समझो थोड़ा, मैंने क्या लिखा है, क्या समझाया मैंने आपको। जब भी प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं तो ये तीन लोग हैं जो उसमें वोट दे सकते हैं, ठीक है। एक तो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि पार्लियामेंट के इलेक्टेड मेंबर कौन हो गए? आपके लोकसभा के और राज्यसभा के जो भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं, ठीक है, नॉमिनेटेड वाले इसमें काउंट नहीं होते। जब भी प्रेसिडेंट का इलेक्शन होना है तो उसमें नॉमिनेटेड मेंबर्स को काउंट नहीं किया जाता, सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स जो हैं आपके लोकसभा के और राज्यसभा के, वही वोट कर सकते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ। सेकंड पॉइंट को समझो, अब जो भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं आपकी स्टेट असेंबलीज के, यानी कि जैसे स्टेट असेंबलीज कौन सी, जैसे यूपी उठा लो, ठीक है, यूपी के जितने भी आपकी अब ये जो जितने भी उसमें कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं यूपी के अंदर, यानी जितने भी उसकी स्टेट की असेंबलीज हैं, उसके जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, ठीक है, उसके भी इलेक्टेड मेंबर्स वो भी काउंट होते हैं इसमें, तो उसके भी जो मेंबर्स हैं वो भी वोट दे सकते हैं। और थर्ड आता है आपका इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ यूनियन टेरिटरी, ठीक है, जो यूटी अपने दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर, सिर्फ ये तीन काउंट होती है। ये तीन ही क्यों काउंट होती हैं, बाकी काउंट क्यों नहीं होती? तो ये आपका पॉपुलेशन के बेसिस पे होती है, मतलब जिस भी यूटी की एक सर्टेन पैरामीटर से ज़्यादा अगर उसकी पॉपुलेशन है तो वो काउंट होती है, मतलब उसी को सिर्फ काउंट किया जाता है, ठीक है। ये कुछ एक रिक्वायर मिनिमम है अमाउंट कि कितना होना चाहिए, ठीक है, उससे ज़्यादा अगर है तो उसको काउंट किया जाएगा। तो पहले दिल्ली और पुडुचेरी था सिर्फ, लेकिन अब जम्मू कश्मीर भी क्योंकि एक यूटी के अंदर आ रहा है तो इसको भी अब क्या कर दिया, ऐड कर दिया गया, ठीक है। क्लियर हुआ? तो इसमें आपका सही ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? आपका इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है, एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ठीक है। क्लियर हुआ? तो ये वाला आपका पॉइंट इसमें करेक्ट हो जाएगा। और भी पॉइंट क्या देखें, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, राज्यसभा, मेंबर्स ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर्स ऑफ राज्यसभा ओनली, ठीक है। हाँ, अब सॉरी, ये क्वेश्चन किसके लिए था? तो ये हमारा वाइस प्रेसिडेंट के लिए था। अब तो वाइस प्रेसिडेंट के लिए समझो फटाफट से। वाइस प्रेसिडेंट में बस क्या नहीं आएगा, आपका जो यूटी है ना उसको इंक्लूड नहीं करेंगे वाइस प्रेसिडेंट के केस में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ लोकसभा, राज्यसभा एंड आपका जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं सिर्फ उन्हीं को काउंट करते हैं। किसके केस में? वाइस प्रेसिडेंट के केस में। समझ आया ये? ठीक है ना, इनको दोनों एक साथ समझोगे तो समझ आ जाएगा। प्रेसिडेंट के केस में क्या हो रहा है, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ आपके पार्लियामेंट हो रहे हैं, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हो रहे हैं, उसके बाद इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ यूटी भी है, ठीक है। प्रेसिडेंट के केस में हम यूटी भी इंक्लूड करते हैं, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के केस में हम यूटी को इंक्लूड नहीं करते, ठीक है, क्योंकि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन, तो इसमें हम सिर्फ इन दोनों से काम चलाते हैं, पार्लियामेंट और आपका स्टेट असेंबली से। क्लियर हुआ? तो इसमें वाइस प्रेसिडेंट के केस में हम किसको इंक्लूड नहीं करते, यूटी को हम इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है। सिर्फ लोकसभा, राज्यसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर्स जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वही काउंट होते हैं किसमें, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में। आई होप ये दोनों आपको क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 22 द फंक्शन ऑफ प्रोटेम स्पीकर इज टू, ठीक है। प्रोटेम स्पीकर जो होता है ना उसका एक बहुत ही छोटा सा फंक्शन होता है, ठीक है, और इसका जो टाइम पीरियड होता है जो ऑफिस का वो भी सिर्फ एक ही दिन का होता है, ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब थोड़ा हो सकता है एक दो दिन का, पर मिनिमम आपका एक दिन का ही होता है, एक दिन में इसका काम हो जाता है पूरा। तो जो प्रोटेम स्पीकर होता है ना उसका काम क्या होता है, उसका सिर्फ इतना सा काम होता है कि जो भी न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड आपकी लोकसभा आई है, ठीक है, यानी कि जब आपके मान लो लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं, ठीक है, उसमें जो भी पार्टी जीत के आई है, जो भी मतलब नई अब जब लोकसभा बनी है, जब क्रिएट हुई है नई लोकसभा, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जो आपके लोकसभा के स्पीकर और वाइस आपके डेप्टी स्पीकर होते हैं, ठीक है, स्पीकर और डेप्टी स्पीकर जो होते हैं
वो कैसे सिलेक्ट होते हैं, कैसे इलेक्ट होते हैं, तो वो लोकसभा के अंदर से ही इलेक्ट होते हैं, है ना। लोकसभा के जो मेंबर्स हैं उन्हीं में से इलेक्ट होते हैं। और ज़्यादा चांसेस मतलब ये एक ट्रेडिशन सा ही फॉलो हो रहा है कि जो स्पीकर है ना, स्पीकर या डिप्टी स्पीकर, ये कौन सी पार्टी के होते हैं, तो ये जो मेजॉरिटी में है पार्टी उसी के ही मतलब ज़्यादातर ये देखने को मिलते हैं हमें, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, ठीक है। जैसे बीजेपी के अभी ओम बिरला हैं, तो वो ओम बिरला स्पीकर हैं और वो कौन सी पार्टी से हैं, वो बीजेपी से ही हैं, ठीक है। तो यही देखने को मिल रहा है, अपनी ये जो ट्रेडिशन चल रहा है वो यही चल रहा है कि जो स्पीकर है वो कौन सी पार्टी से आते हैं, जो मेजॉरिटी में पार्टी जो रूल कर रही होती है वहीं से स्पीकर आ रहे हैं, ठीक है। तो करना क्या होता है, जब भी जैसे नई लोकसभा आई, जैसे अभी ये 2019 के इलेक्शंस हुए थे, उसके बाद नई नई लोकसभा आई, ठीक है, बीजेपी ने दोबारा संभाला, तो उसमें क्या होता है, फ्रेश इलेक्शंस किए जाते हैं, किसके लिए, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए। इलेक्शन बेसिकली नहीं बोलेंगे, उन्हीं में से किसी एक पर्सन को क्या कर लिया जाता है, मतलब जो भी पूरी मेंबर्स हैं उसी में से किसी एक मेंबर को स्पीकर और डिप्टी स्पीकर बना दिया जाता है, ठीक है। तो वो जो बनाने का काम है और इन दोनों को ओथ दिलवाने का काम है, बस इतना काम करना होता है प्रोटेम स्पीकर को, ठीक है। क्योंकि अभी तो कोई, जैसे जब नई ये बन रही है लोकसभा, तो कोई स्पीकर डिप्टी स्पीकर है ही नहीं है सच, तो उसमें क्या होता है, प्रोटम स्पीकर एक लिया जाता है। तो जो भी जैसे जो जिनका जो बड़ा मेंबर, जो भी एल्डर पर्सन होता है स्पीकर का, मतलब जो भी एल्डर पर्सन होता है उस टाइम लोकसभा में प्रेजेंट जो भी होता है, उसको प्रोटम स्पीकर बना दिया जाता है। और उसका काम बस इतना होता है कि इनको ओथ दिलवाना, ठीक है, ओथ दिलवाना इनको, स्पीकर को, डिप्टी स्पीकर को ओथ दिलवाना, और फर्स्ट सेशन को प्रिसाइड करना बेसिकली, ठीक है। जब भी फर्स्ट मीटिंग इनकी होती है, नई लोकसभा क्रिएट हुई है, उसकी जो भी फर्स्ट मीटिंग होगी उसको प्रिसाइड कौन करता है, तो उसको प्रिसाइड करने का काम होता है प्रोटम स्पीकर का, ठीक है। और उसमें फिर ये इन दोनों को बनाया था, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, इसमें फिर बन जाते हैं, इनको ओथ दिलवा दी, खत्म, प्रोटम स्पीकर का काम यहाँ पे खत्म हो जाता है, ठीक है। तो इसमें कौन सा अपना ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, यानी कि स्वेरिंग इन मेंबर्स एंड होल्ड चार्ज टिल अ रेगुलर स्पीकर इज इलेक्टेड, ठीक है। तो जो रेगुलर स्पीकर है वो जब तक इलेक्ट नहीं हो जाता, और उसकी जब स्वेरिंग सेरेमनी जब तक उसकी नहीं हो जाती, तब तक जो स्पीकर का यानी कि जो ये वाला ऑफिस है वो कौन संभालेगा, प्रोटेम स्पीकर संभालेगा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, हु अमंग द फॉलोइंग प्रिसाइड्स ओवर द लोकसभा इन द एब्सेंस ऑफ स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा, ठीक है। अभी हमने डिस्कस किया थोड़ा सा इस रिलेटेड क्वेश्चन कि अब जब भी क्या हुआ, प्रोटेम स्पीकर ने किसको चूज किया, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को वो लेके आया। उसके बाद अगर मान लो स्पीकर भी नहीं है हाउस में प्रेजेंट और डेप्यूटी स्पीकर भी हाउस में अगर प्रेजेंट नहीं है, तब फिर कौन प्रिसाइड करता है उस मीटिंग को, उस सेशन को पूरे, तो वो करता है जो भी अपना नॉमिनेटेड मेंबर होगा, कहाँ से, पर्सन फ्रॉम द पैनल फॉर्म बाय स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है। होता क्या है, एक पैनल क्रिएट किया जाता है, एक पैनल मतलब कुछ 30 मेंबर्स का, आई गेस ये 30 मेंबर्स का एक पैनल क्रिएट किया जाता है लोकसभा के अंदर। तो ये इसका काम क्या होता है, जब भी जैसे स्पीकर नहीं है, डेप्टी स्पीकर नहीं है, या फिर वोटिंग चाहिए कुछ ज़्यादा, तो उसमें क्या होता है कि ये जो आपका ये है उसमें से कोई भी एक मेंबर, इन 30 में से कोई भी एक मेंबर को क्या कर दिया जाएगा, एज ए स्पीकर उस टाइम चूज कर लिया जाएगा, ठीक है, जब भी स्पीकर या फिर डिप्टी स्पीकर प्रेजेंट नहीं है हाउस के अंदर। क्लियर हुआ। नेक्स्ट 24, इंडियन पार्लियामेंट इंक्लूड्स, तो इंडियन पार्लियामेंट में कौन कौन से अपने 3 बॉडीज हैं, एक तो लोकसभा, राज्यसभा और दूसरा प्रेसिडेंट, ठीक है। तो प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा, ये आपका कॉन्स्टिट्यूट करता है पूरा क्या, पार्लियामेंट को, ठीक है। क्योंकि हुआ क्या, मान लो लोकसभा कोई बिल लेके आया, उसके बाद वो राज्यसभा के पास गया, फिर राज्यसभा के पास वो जाएगा प्रेसिडेंट के पास, ठीक है। तो इसलिए ये तीनों पार्ट है किसका, पार्लियामेंट का। क्लियर। नेक्स्ट 25, व्हाट इज द मिनिमम एज प्रिस्क्राइब्ड फॉर बिकमिंग अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, तो राज्यसभा के लिए कौन सी एज है, 30 ईयर्स, और लोकसभा के लिए क्या है, 25 ईयर्स। क्लियर। नेक्स्ट 26, द प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, अब जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म गवर्नमेंट है जो कि यूएसए में फॉलो की जाती है, तो ये कौन सा प्रिंसिपल पे ऑपरेट होती है, ये होती है सेपरेशन ऑफ पावर्स पे। सेपरेशन ऑफ पावर्स पे कैसे, इसमें जो तीनों ब्रांचेस होती हैं अपनी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये तीनों ही क्या है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है। मतलब अगर मान लो समहाउ अगर इनकी जो एग्जीक्यूटिव है वो खत्म भी हो गई, तो लेजिस्लेचर अपना काम करता रहेगा, मतलब वो लॉज क्रिएट कर सकता है, लॉ बना सकता है, ठीक है। ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, जैसे इंडिया में तो क्या है, एक दूसरे पे क्या है, डिपेंडेंट है, यानी एग्जीक्यूटिव ने अगर कुछ बनाया लेजिस्लेशन, तो लेजिस्लेचर जो भी बनाया वो उसको किसको फॉलो करना पड़ेगा, अकाउंटेबिलिटी होती है एग्जीक्यूटिव के पास। लेकिन यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, यूएसए के केस में, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के केस में, ठीक है। तो यहाँ पे पावर्स कैसी हैं, पावर्स एकदम सेपरेटेड है, जुडिशरी अलग काम करेगी, एग्जीक्यूटिव अलग काम करेगी और लेजिस्लेचर अलग काम करेगी। एग्जीक्यूटिव किसके अंदर आती है, वो डायरेक्टली प्रेसिडेंट के अंदर आती है एग्जीक्यूटिव, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ पे एग्जीक्यूटिव किसके अंदर आती है, प्राइम मिनिस्टर के अंदर आती है, प्राइम मिनिस्टर प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। तो प्रेसिडेंट प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर आती है हमारे पास यहाँ पे एग्जीक्यूटिव। लेकिन यूएसए जहाँ पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वहाँ पे क्या होता है कि प्रेसिडेंट के डायरेक्टली अंडर आती है क्या, एग्जीक्यूटिव, ठीक है।
ठीक है, और ये लेजिस्लेचर अपना इसकी ये अलग काम करती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, व्हाट इज द मैक्सिमम टाइम इंटरवल परमिटेड बिटवीन 2 सेशंस ऑफ पार्लियामेंट। तो हमने डिस्कस किया इस क्वेश्चन को, ये कितना है 6 मंथ्स है। नेक्स्ट 28, द आइटम एजुकेशन बिलोंग्स टू विच लिस्ट। ठीक है, तो एजुकेशन क्या है, अब ये एक कॉमन मैटर है जो कि यूनियन को भी, यूनियन का कंसर्न भी है और आपका स्टेट का कंसर्न भी है, तो इसलिए कौन सी लिस्ट में आएगा, ये कॉन्करेंट लिस्ट में आएगा। क्लियर हुआ। और यूनियन लिस्ट में आपका कौन कौन सी चीज़ें आ जाएंगी, जैसे आपकी किससे रिलेटेड हो गई, आपके डिफेंस से रिलेटेड हो गई, ठीक है, और आपका ये आ गया एक्सटर्नल अफेयर्स। ठीक है, एक्सटर्नल अफेयर्स, तो ये इसके अंदर आ गया आपका। ठीक है, और भी चीज़ें जैसे इसमें आगे, जैसे मान लो कोई अगर किसी दूसरी कंट्री के साथ हमारा क्या होना है, कोई मीटिंग होनी है, अग्रीमेंट होना है, तो वो सब चीज़ें किसके अंदर आएंगी, यूनियन लिस्ट के अंदर आएंगी। स्टेट लिस्ट के अंदर आपका जैसे हेल्थ सेक्टर आ गया, ठीक है, हेल्थ आ गया आपका, और आपका और भी जैसे चीज़ें, हेल्थ आ गया, कॉन्करेंट के अंदर क्या आ गया, एजुकेशन आ गया। ठीक है, तो ये सब चीज़ें इन अलग अलग लिस्ट में आती हैं। ये याद रखना इतना कि जो भी जैसे स्टेट का कंसर्न है वो स्टेट लिस्ट के अंदर आएगी, यूनियन का मतलब पूरी कंट्री, पूरे इंडिया को अगर एज अ होल देखें तो उसके कोई भी कंसर्न है तो वो यूनियन लिस्ट के अंदर आएगा। और कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर वो चीज़ें आती हैं, वो आइटम्स आते हैं जो कॉमन होती हैं बहुत में, जैसे कि हेल्थ यहाँ पे भी आएगा एक पार्ट। ठीक है, हेल्थ यहाँ पे भी आएगा, एजुकेशन भी आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये जितने भी चीज़ें कॉमन आएंगी वो कॉन्करेंट के अंदर आएंगी। क्लियर। नेक्स्ट 29, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। ठीक है, तो जो राज्यसभा की अपने पास टोटल कॉम्पोजिशन होती है वो कितनी होती है, 250 की होती है। लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन ने पूछा है इलेक्टेड, इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है। इलेक्टेड पूछा है, नॉमिनेटेड पूछा है, या टोटल मेंबर्स पूछा है। ठीक है, 3 क्वेश्चन आ सकते हैं यहाँ से, इलेक्टेड पूछा है, या नॉमिनेटेड पूछा है, या फिर टोटल पूछा है। तो टोटल अब जो अपने पास कॉम्पोजिशन होती है वो कितने की होती है, 250 की होती है। लेकिन इलेक्टेड उसमें से कितने होते हैं, 238 इलेक्टेड होते हैं, प्लस 12 जो होते हैं वो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं राज्यसभा के केस में। क्लियर हुआ। तो 238 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 238 जो होते हैं वो अपने इलेक्टेड होते हैं, 12 जो होते हैं वो नॉमिनेटेड होते हैं। नॉमिनेट कौन करता है, प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। क्लियर। नेक्स्ट, द जॉइंट सेशन ऑफ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट इज कन्वेन्ड बाय। अब ये देखो, इसको समझ लो, अगर किसी को नहीं पता तो जॉइंट सेशन क्या होता है, जैसे मान लो कोई भी बिल आया लोकसभा में। ठीक है, लोकसभा से पास होकर वो गया राज्यसभा में, लेकिन क्या हुआ, राज्यसभा ना उस बिल को लेकर, मतलब उस बिल के फेवर में नहीं है, राज्यसभा उस बिल से सहमत नहीं है, तो वो उस बिल को क्या कर रहा है, मतलब एसेंट नहीं दे रहा है, मतलब उस बिल को उसके फेवर में नहीं है, बस इतना समझो, फेवर में नहीं है, तो वो क्या करेगा, उस बिल को पास नहीं करेगा, है ना, वो थोड़े कुछ टाइम के लिए अपने पास रखेगा और टालम टोली करेगा, मतलब उसको पास नहीं करेगा, कहने का मतलब ये। तो फिर क्या कराया जाएगा, इन दोनों के बीच में एक जॉइंट सेशन कराया जाएगा, और कुछ भी अगर अमेंडमेंट्स हैं या कुछ भी चीज़ें राज्यसभा चाह रहा है कि इसमें ऐड हो जाएं या फिर डिलीट हो जाएं, तो वो सब चीज़ें, वो अमेंडमेंट्स वगैरह किए जाएंगे इस जॉइंट सेशन में, और फिर अगेन लोकसभा जो है वो उसको रिकंसिडर करेगा। ठीक है, फिर वो अगेन राज्यसभा के पास जाएगा, फिर यहाँ से अगर पास हुआ तो पास होके फिर वो अगेन लास्ट में प्रेसिडेंट के पास जाएगा। ठीक है, इस तरीके से पूरा प्रोसीजर होता है। तो ये जो जॉइंट सेशन करवाने का काम होता है वो किसके पास होता है, वो प्रेसिडेंट के पास होता है। यानी जब भी ऐसे ही कोई, मतलब ये आपका जो होता है ना कि टाई वाला केस आता है कि मतलब बिल जो है वो आगे जा ही नहीं पा रहा है, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है कि प्रेसिडेंट के पास ये पावर है, प्रेसिडेंट सम्मन करता है दोनों हाउसेज को। ठीक है, मतलब इनके जो मेंबर्स हैं उनके पास बाकायदा लेटर जाता है, ठीक है, कि आप लोग आओ हाउस में, इस तरह की सिचुएशन है। ठीक है, तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर है, प्रेसिडेंट जो है वो सम्मन करता है दोनों हाउसेज को, और फिर ये एक जॉइंट सेशन लिया जाता है दोनों के बीच, और फिर चीज़ें सॉल्व की जाती हैं। ठीक है, तो ये किस में होता है, नेशनल इमरजेंसी के केस में नहीं। व्हेन अ बिल पास बाय वन हाउस इज रिजेक्टेड बाय अदर हाउस। ठीक है, इसके केस में होता है एक तो, और दूसरा टैक्सेस अप्रूव बाय वन हाउस आर रिजेक्टेड बाय अदर हाउस। मतलब ये दोनों एक ही चीज़ है, टैक्सेस बस इसमें बिल की जगह टैक्स यूज कर लिया। ठीक है, तो ये दोनों ही चीज़ करेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा इसका बोथ 2 और 3। यानी मतलब किसी भी ऐसे केस जब आ जाता है कि एक हाउस ने पास कर दिया और दूसरे हाउस ने उसको रिजेक्ट कर दिया, तो फिर क्या होता है, एक जॉइंट सेशन आता है कि जॉइंट सेशन में फिर उन चीज़ों को रिजॉल्व की जाती है। ठीक है, क्लियर हुआ अच्छे से। तो इतना ही था हमारा आज के सेशन में, 30 क्वेश्चन हमने कवर किए। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो आप इस सेशन को लाइक कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। आप लोग हमारी वेबसाइट edimo.in को भी चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको जितना भी स्टडी मटेरियल है और जितना भी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं वो आपको सभी यहाँ पे मिल जाएंगे, आप लोग इसको चेकआउट कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल एडिमो ऑफिशियल को भी जरूर ज्वाइन कर लेना, और इस सेशन की जो PDF है वो भी आपको, जो जितना भी हमने जैसे जितना भी मैंने इसमें लिखा है, ठीक है, जितने भी नोट्स मैंने इस पर सेशन PDF है बनाया, तो जो भी सेशन की PDF है वो आपको PDF एग्जैक्टली सेम वही PDF आपको
टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो आप वहाँ से इस PDF को चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसमें से रिवीजन कर सकते हैं बेसिकली, ठीक है। और भी यहाँ पे जितने भी आपकी किरण पब्लिकेशंस हैं और जितने भी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं वो सारी यहाँ पे ऑलरेडी अपलोडेड है उनकी PDF, तो आप लोग पिन कमेंट चेक कर सकते हैं, ठीक है। उसमें मैंने सारी बुक्स अपलोड कर रखे हैं, तो आप लोग उनको भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पे जाके, ठीक है। तो इसी के साथ इतना ही रखते हैं अपना आज का सेशन। सो थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। जय हिंद।